Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने इस सीरीज को जो रीड 2020 के लिए हमने बनाई थी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ में। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस काम में क्या आता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमने बनाए थे कंपाउंड सेंटेंसेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दो तरह की चीजें आपको मिलेंगी। पहली चीज होती है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? जो एक सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, या फिर ये कह लो कि जो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो होता है मेन क्लॉज। दूसरी चीज आपको इसमें क्या मिलेगी? एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि उसका अपने आप में इंडिपेंडेंटली कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो अपने कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। तब उन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा उसका एक डिफरेंट मीनिंग होगा। अब आपको ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इसमें किस तरह के क्लॉजेस मिल सकते हैं? पहली चीज नाउन क्लॉज। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो सेंटेंस में नाउन का काम करेगा, यानी कि वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा आपको मिल सकता है एडवर्बियल क्लॉज। देखो एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में या दूसरे किसी एडवर्ब में और ज्यादा डिटेल्स या मीनिंग को डिफाइन करने का काम होता है। सर्टेन एक्शन कैसा हुआ उसको डिफाइन करने का काम होता है एडवर्ब का। तो यहाँ पर आपको एक मिल सकता है एडवर्बियल क्लॉज। और तीसरी चीज आपको क्या मिलेगी? रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। ये रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? देखो दोनों की दोनों चीजें सेम है, पर काम किसका करते हैं? नाम है ना रिलेटिव, तो ये काम करते हैं रिलेट करने का। जैसे कि हम बोलते हैं दैट का काम क्या है? दैट सेंटेंस के बीच में आके दो पार्ट को आपस में रिलेट करने का काम करता है। जितने भी WH वर्ड्स है अगर वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तब वो रिलेटिव प्रोनाउन का या फिर रिलेटिव क्लॉज को काम में लेते हैं। अब जो रिलेटिव क्लॉज है, ये क्लॉज कैसे बन जाता है? क्लॉज का मतलब अगेन एक छोटा पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो अगर कोई चीज सेंटेंस के बीच में आके किसी दूसरी चीज को रिलेट करने का काम करेगी तो हम उसे बोल देंगे रिलेटिव क्लॉज। इतनी चीज। चलिए डिस्कस करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबसे पहले नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज होता क्या है? नाउन क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करता है। एक नाउन जो है इट कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसपे एक्शन हो रहा है। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हम सबको पता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसके बिना सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो नाउन क्लॉज है ना, ये सेंटेंस में तीनों का काम करेगा। किस किस का काम करेगा? ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। राइट? अब देखिए जो नाउन क्लॉज है उसके सबऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं? नाउन क्लॉज के सबऑर्डिनेटर्स में आते हैं सबसे पहले दैट का मतलब कि, जब हम सर्टेन होते हैं, श्योर होते हैं। इफ क्या, कहीं हम श्योर नहीं है। वेदर अगेन वो हमें डाउट में ले जाता है, क्या, कहीं चॉइस में आ जाते हैं हम। या फिर कोई भी WH वर्ड। कोई भी WH वर्ड का मतलब वो हो सकता है हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। वो सारी चीजें क्या है? WH वर्ड्स हैं। सेंटेंस बना के देखते हैं। अगर मैं दैट की बात करूं तो दैट हमें क्या बताता है? श्योरिटी। देखो सेंटेंस पढ़ के लगता है क्या कि ये सेंटेंस श्योरिटी को शो करता है? आई नो दैट शी इज अ टीचर। हाँ, मुझे पता है। अब जब चीज मुझे पता है वो चीज में क्या हूं मैं? श्योर हूं। तो यहां पे जो दैट है वो क्या कहता है? श्योर। वो आपको श्योरिटी देता है कि यस आई एम श्योर कि वो एक टीचर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने इफ के साथ बनाया है। आई डोंट नो इफ और वेदर शी इज अ टीचर। मुझे नहीं पता कि वो टीचर है कि नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो टीचर है। आई डोंट नो इफ शी इज अ टीचर। आई डोंट नो। डोंट नो। If you don't know anything, it means you are not certain,
यू आर नॉट श्योर, आप किस चीज में हो, आप डाउट में हो। आप किस में हो भी सकती है टीचर, नहीं भी हो सकती। अगर आप इफ को या वेदर को लिख रहे हो तो यानी कि आप वहां पर श्योर नहीं हो। चलिए वेदर को एक अलग से यूज में लेके देखें। जब वेदर सेंटेंस में अलग से आता है तो वो है कि नहीं वाले सेंस में आता है, और उस केस में एंड में आता है और नॉट। तो जो वेदर अकेला काम में आएगा, है कि नहीं, कर रही है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, वो चीज ऐसी है कि नहीं, उस सेंटेंस में हमें एंड में लगाना पड़ता है और नॉट। पढ़ के देखते हैं। I don't know whether she is teaching or not. मुझे नहीं पता कि वो पढ़ा रही है कि नहीं, तो वो हमने कहां से लेकर के आए हैं, वेदर से। हो सकता है पढ़ा भी रही हो, पढ़ा रही है भी कि नहीं, यानी कि अगेन हमने क्या एक्सप्रेस किया है, डाउट एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। I remember who called me yesterday. जो मैं WH वर्ड की बात कर रही हूं, तो WH वर्ड क्या है, अगर WH वर्ड सेंटेंस की बिगिनिंग में आएगा तो वो काम करेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का। बट अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो उस केस में काम किसका करेगा, वो उस केस में चीजों को रिलेट करता हुआ जा रहा है, वो उस केस में बता रहा है, वो उस केस में नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। कैसे, देखो, आई रिमेंबर, मुझे पता है, Who called me yesterday, कल मुझे किसने कॉल किया। हाँ, यहां पर जब आप पढ़ते हो WH वर्ड, अब आपको एक चीज में डाउट होता होगा, वो चीज क्या है कि WH वर्ड तो मैम सेंटेंस के बीच में भी आता है, जैसे who, whom, where, है ना। वो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगा, क्योंकि उस केस में उसकी ठीक पहले वो नाउन होगी जो उसकी एंटेसिडेंट होगी। जब हम रिलेटिव क्लॉज पर अभी आएंगे तब आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। दोनों का डिफरेंस आपको अपने आप नजर आएगा। यहां पर इस सेंटेंस में हमने क्या लिखा है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है मुझे कल किसने कॉल किया था। तो यहां पर वो किसने से रिलेट करता है, जिसने से नहीं करता है। तो जो WH का हु है ना, वो सेंटेंस में अगर वो नाउन क्लॉज की तरह आएगा तो वो सेंटेंस में शो करेगा किसने कॉल किया था, और अगर वो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज की तरह आएगा तो हम रिलेट करते हैं ना, किसने, उसने, जिसने, ऐसे काम करेगा। हम रिलेटिव क्लॉज में इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब एक स्टेटमेंट पढ़ो, आई डिडंट नो दैट शी इज अ टीचर। दो सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक चीज दिखती है कि यहां पर हमने काम में लिया है अगेन कौन सा सबऑर्डिनेटर, नाउन क्लॉज का दैट सबऑर्डिनेटर, राइट। इस केस में देखो, दैट जो यहां पे था वो किस चीज के लिए था, श्योरिटी के लिए। जब मैंने यहां पर लिखा था डोंट, इसका मतलब मैं क्या बन गई थी, डाउट में या फिर आई वॉज नॉट श्योर। बट जो ये एग्जाम्पल है इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, आई हैव रिटन डोंट और मैंने लिखा है डिडंट, यानी कि डिड नॉट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि टेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे पास्ट टेंस में चले गई हूँ, DID डिड यानी पास्ट टेंस आ गया। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मुझे पहले नहीं पता था अब तो मुझे पता चल गया। आई डिडंट नो दैट शी इज अ टीचर, तो मुझे पहले नहीं पता था कि वो एक टीचर है, मैं तो उसे एक डांसर समझ रही थी। आप समझ रहे हो ना कि मेरी प्रायर इंफॉर्मेशन तो क्या थी, मेरी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में ये क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया पास्ट टेंस में डिड नॉट। और अब मैं आगे जब श्योर हो चुकी हूं तो मैंने लिखा दैट शी इज अ टीचर। अब इन सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको दैट के साथ में बनने वाला जो स्टेटमेंट है उसे हम बोलेंगे क्लॉज, और वो सारे के सारे दैट के साथ बनने वाले सेंटेंसेस, यानी दैट के बाद जो सेंटेंसेस जुड़े हैं, क्लॉजेस जुड़े हैं, फ्रेजेस जुड़े हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस जुड़े हैं, वो काम कर रहा है नाउन का, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है नाउन क्लॉज। ये एक ऐसा फ्रेज होता है, छोटा सेंटेंस होता है जो नाउन का काम करता है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है नाउन क्लॉज। चलिए अब डिस्कस करते हैं रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। ये रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज काम किसका करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं।
सेंटेंस के बीच में अगर कहीं पे रिलेटिव क्लॉज लिखा आया है, हु, विच, दैट, कोई भी वर्ड आया है, तो वो किसको रिलेट करता है? ये अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि जो रिलेटिव क्लॉज के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आती है उसको ये क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, और इस चीज को हम बोलते हैं एंटेसिडेंट। तो यानी कि रिलेटिव क्लॉज एंटेसिडेंट को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम करता है। रिलेटिव क्लॉज कौन कौन से हैं? रिलेटिव क्लॉज होते हैं हु, विच और दैट। 3 तरह के हुए, हु, विच और दैट। इन तीनों के यूजेज कैसे हैं? जनरली हु को हम काम में लेते हैं पर्सन्स के लिए, ही, शी, दे, ऐसे जब पर्सन्स की बात हम कर रहे हैं या किसी का नाम लिख रहे हैं तब हम काम में लेते हैं हु। ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं या इनएनिमेट थिंग्स की जब हम बात करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स की, तब हम बात करते हैं विच की। कभी कभी हम विच को ह्यूमंस के लिए भी काम में लेते हैं, पर वहां पर हम चॉइस बता रहे होते हैं, उस केस में वो प्रोनाउन का पार्ट बन जाता है, जिसे हम प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव क्लॉज के सेंस में, तो यहां पर रिलेट करेगा ये ऑब्जेक्ट्स को। दैट की जब हम बात करते हैं तो ये एक जनरल सेंस में आ जाता है, जो दोनों के लिए आता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आता है और ये काम में आ जाता है पर्सन्स के लिए, तो ये दोनों के लिए काम में आता है। अब ये जब हम यूज करेंगे तो इनको यूज करते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा एक छोटी सी चीज, सब्जेक्टिव केस में काम में आएगा या ऑब्जेक्टिव केस में काम में आएगा या पजेसिव केस में काम में आएगा। देखिए, जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो एक छोटे से टेब्यूलर फॉर्म में हम इनको देख लेंगे ताकि याद रखने में आपको आसानी हो जाए। जब हमने बोला हु, विच, दैट, उस केस में ये क्या थे? उस केस में ये सब्जेक्टिव फॉर्म में थे, यानी कि सब्जेक्ट को रिलेट करने का, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम कर रहे थे। अब जब हम हु, विच, दैट को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, जब ये किसको क्वालिफाई करेगा? ऑब्जेक्ट को, तो हु से क्या बन जाएगा? हु से बन जाएगा हु। विच का ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है, ठीक है। दैट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हम दैट ही बोलते हैं, आप ऑफ दैट के साथ भी कभी कभी इसको देख सकते हो, तो अभी हम इन जनरल दैट ही लिख देते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पोजेसिव केस में। पोजेसिव का मतलब जब आप किसी चीज पर अधिकार जताते हो, पोजेशन शो करते हो। जैसे नाउन में पोजेसिव केस क्या है? नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, तो वो हमने नाउन के वीडियोस में डिस्कस किया है पोजेसिव केस, आप उसको देख सकते हो। पर यहाँ पर पोजेसिव केस कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर हम पोजेसिव केस बनाने के लिए हु का पोजेसिव केस बन जाएगा हुज। विच का पोजेसिव केस क्या बनेगा? विच का पोजेसिव केस बनता है ऑफ दैट, ऑफ हुज। दैट का पोजेसिव केस कुछ होगा क्या? दैट का कोई पोजेसिव केस नहीं होता। ये छोटी सी टेबल है। अब इन पोजेसिव केस को अगर हम समझें तो एक चीज आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ऑफ दैट की जगह आप लिखिए यहाँ पर ऑफ विच, वो ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा उसकी करेक्ट फॉर्म है। हु सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। जब हम बात करते हैं ही की, शी की, whom सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? him। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। पोजेसिव केस क्या है? जब हम बात करते हैं हिज का, या हर्स बोल दीजिए, या कुछ केस में आपको खाली हर भी दिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में आप क्या ले आते हो? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दोनों के सेम है, तो इट को जैसे आपने बोला इट ही रहेगा। ऑफ विच क्लास, ऑफ विच क्लास क्या है? एक इनएनिमेट थिंग है। टेबल क्या है? आई हैव अ टेबल। ऑफ हुज बोल सकती हूं मैं,
आई हैव अ टेबल ऑफ विच बोल सकती हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया। दैट किसके लिए काम में आता है, दैट दोनों के लिए काम में आता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के लिए भी काम में आएगा, इट को भी रेफर करेगा, ही को भी करेगा, शी को भी करेगा, दोनों ही केस में करेगा, राइट। अब हम इनके एक बार के लिए यूजेज पढ़ते हैं। ये तो हमें क्लियर है कि पर्सन्स के लिए काम में आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस के लिए ये ऑब्जेक्ट में काम में आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है दैट में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट के यूजेज ऑफ दैट। दैट को आप कब कब काम में ले सकते हो। अगर दैट को आप सेंटेंस में काम में लेते हो तो आप देखोगे कि सेंटेंस में या तो आप लिख रहे हो ऑल, है ना, या लिख रहे हो आप ओनली, लिखते हो फर्स्ट या लास्ट या नथिंग या नन या फिर सेम। अगर सेंटेंस के एंटेसिडेंट में आप इस तरह की चीजें मेंशन कर रहे हो तो वहां पर रिलेटिव क्लॉज काम में आपके क्या आ जाता है, दैट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑल, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑल दैट। ऑल विच नहीं बोलूंगी मैं, ऑल दैट ही बोलूंगी। और दूसरा मैं नन के साथ एग्जाम्पल दूं, देयर इज नथिंग, देयर इज नन दैट कैन हेल्प मी, देयर इज नथिंग दैट कैन हेल्प मी, तो नथिंग लिखूं चाहे नन लिखूं, दोनों सेम चीज है। एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी एंड में दे देती हूँ। दूसरी जगह कब काम में आता है, जब आपके सेंटेंस के एकदम शुरुआत में, यानी कि सेंटेंस की बिगिनिंग में कोई कैसा वर्ड हो, WH वर्ड हो, तब आप वहां पर काम में लेते हो दैट। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में कोई WH वर्ड है तब आप वहां पे क्या काम में लेते हो, दैट। इसके अलावा तीसरी जगह, यदि सेंटेंस के एंड में, अब हम कहां आ गए हैं, सेंटेंस के एंड में कोई प्रेपोजिशन हो। प्रेपोजिशन क्या है, वो वर्ड्स हैं जो पोजीशन के साथ में डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिलेशन को। अगर सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन एंड में लिखा हुआ आता है तो वहां पर आप रिलेटिव क्लॉज दैट काम में लेते हो। इसके अलावा अगर कोई भी नाउन अपनी सुपरलेटिव डिग्री के साथ काम में आता है, ये सुपरलेटिव डिग्री किसकी है, ये सुपरलेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी होती है, जब हम लिखते हैं या तो मोस्ट के साथ में या EST के साथ में। तो जब भी कभी कोई नाउन अपनी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ में आएगा तब भी आप वहां पर काम में क्या लोगे, दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी हम सेंटेंस के अंदर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा एक क्लब करके हमने नाउन बना दिया, और वो कॉम्बिनेशन किस किस का है, या तो वो कॉम्बिनेशन है किसी पर्सन और थिंग का, लाइक एन ओल्ड मैन विद हिज स्टिक, पर्सन और थिंग हो गया, या वो कॉम्बिनेशन है किसी पर्सन और एनिमल का, सेम आई कैन से एन ओल्ड मैन विथ हिज डॉग दैट यूज्ड टू वॉक इन द इवनिंग आर नॉट हैव नॉट सीन टुडे, बोल सकते हैं। तो वहां पर आप क्या काम में ले रहे हो, अगेन दैट। तो ये 5 पॉइंट है जहां पर आपको याद रखना है कि आपको इन 5 पॉइंट्स के साथ में अगर इस तरह के कोई सेंटेंसेस फ्रेम हुए हैं तो वहां पर काम में आपको लेना है दैट। चलिए दोस्तों, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं हु, हुम, हुज, विच, इन सबके यूजेज को, कि सेंटेंस में इनको लिखने के लिए स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, या आप ऑप्शन में से कैसे गलत को एलिमिनेट कर सकते हो। स्ट्रक्चर पहचानते जाइए। जब आप लिख रहे हो हु, तो हु लिखने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले आपको लिखना है एक पर्सन प्लस हु प्लस वर्ब। ध्यान में क्या रखेंगे हम कि जैसा ये पर्सन है, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, हमको इसी को रिलेट करना है क्योंकि ये होता है एंटीसेडेंट, राइट। जब हम बात करते हैं हुम या हुज की, तब हम स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर पर्सन प्लस हुम या हुज प्लस कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकती है, फिर हम लिखेंगे एक वर्ब, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा। तीसरी चीज, जब हम विच की बात करते हैं तो विच के केस में हमें क्या लिखना है, विच के केस में हमें या तो कोई थिंग लिखनी है या तो कोई एनिमल लिखना है, प्लस यहां पर लिखना है विच, और
आगे जो वर्ब है ये हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। ध्यान देना, जब आप विच का केस लिख रहे हो तो विच के केस में स्टार्टिंग में तो आप लिख रहे हो कोई चीज, एनिमल या थिंग, फिर आपने लिखा विच, और बाद में कोई वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, क्योंकि ये जो विच है ना ये दोनों का काम करता है। ये विच क्या है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी है और ये एक ऑब्जेक्ट भी है। इस वजह से वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। सब्जेक्ट होगा तो आ जाएगी, ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं एक बार व्हाट के क्या क्या यूजेज है। तो सबसे कॉमन सी चीज जो बेसिक बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव क्लॉज जो व्हाट है वो बिना एंटेसिडेंट के काम में आता है। इट इज यूज्ड विदाउट एंटेसिडेंट। ठीक है, इसके लिए एंटेसिडेंट की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसके 3 तरह के यूजेज हो सकते हैं। पहली चीज, अगर कोई ब्लैंक है बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस शुरू हो रहा है और वहां पर आपको एक ब्लैंक दिख गया, तो वहां पर आप व्हाट काम में ले सकते हो, और उस केस में ये क्या काम करेगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। दूसरी चीज, अगर एक ब्लैंक आपको दिखता है जस्ट आफ्टर द वर्ब, जस्ट आफ्टर, देखो एक तो होता है आफ्टर यानी कि उसके बाद में कहीं भी आएगा, बीच में कुछ आ सकता है, बट एक चीज होती है जस्ट आफ्टर द वर्ब यानी कि बीच में कुछ नहीं आएगा, यानी कि जस्ट आफ्टर द वर्ब। उस केस में ये काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। तीसरी चीज, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक आता है तो भी आप व्हाट को यूज कर सकते हो, और उस केस में ये काम करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि व्हाट जो है वो विदाउट एंटेसिडेंट काम में आता है। अगर बिगनिंग में होगा तो आप व्हाट लिख सकते हो, बिगनिंग में ब्लैंक होगा तो व्हाट लिख सकते हो, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह काम में आएगा। अगर वो जस्ट आफ्टर द वर्ब है तो वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम में आएगा, और अगर वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में कहीं आता है तो वो बन जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ये 3 चीजें आपको ध्यान। चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स जहां पर आपको विच, हुज, हुम, दैट, व्हाट इनके यूजेज समझ में आएंगे। Let's have a look. In the first sentence I've mentioned the boy who climbed on the tree is a stunt artist, है ना। तो मैं रिलेट किसको कर रही हूँ, सब्जेक्ट को। तो यहां पर मैंने कौन सा केस काम में लिया है, सब्जेक्टिव केस, राइट। ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि ये हु किसके लिए आया है, ये हु आया है इस एंटेसिडेंट के लिए, और हु के लिए जब मैं एंटेसिडेंट काम में ले रही हूं तो वो सेंटेंस में काम किसका कर रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। अनदर एग्जाम्पल, द बॉय whom I wanted to punish is absent today. जिस लड़के को मैं पनिश करना चाहती थी, अब ये क्या बन गया है, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेंटेंस की बिगिनिंग में है तो सब्जेक्टिव केस होगा। आपको पहचानना है कि एक्शन कौन कर रहा है। एक्शन करने वाला कौन है यहाँ पर, आई ने एक्शन क्या किया, टू पनिश। I wanted to punish, किसको पनिश करना चाहते थे, बॉय को। तो यहाँ पर बॉय सेंटेंस की बिगिनिंग में तो आया है, बट ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस में ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए whom को हमने कैसे काम में लिया है, ऑब्जेक्टिव केस। who सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक, या तो मैं लिख सकती हूँ ऑफ विच, या लिख सकती हूँ ऑफ whose कवर इज ब्लैक इज माइन। वो किताब जिसकी या जिसके बोल सकती हूँ, मैं आगे पेजेस लिख देती तो बन जाता द बुक ऑफ हुज पेजेस आर। मैं लिखना चाह रही थी कवर के लिए तो मैंने लिख दिया द बुक ऑफ विच कवर इज ब्लैक, विच भी सही है। द बुक ऑफ हुज कवर इज ब्लैक भी सही है, क्योंकि दोनों ही केस किसमें आ रहे हैं, पोजेशन में आ रहे हैं। वो किताब जिसका कवर, जिसका या जिसके के सेंस में हम ऑफ विच या ऑफ हुज काम में लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, whose is this car that looks exceptionally costly।
हुज इज दिस कार। तो पहली चीज तो हुज से यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया, बिगनिंग में आ रहा है, किसकी कार है ये। अगर ये बीच में आता तो किसकी की जगह क्या बन जाता, जिसकी। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या लिखा है, हुज इज दिस कार दैट लुक्स एक्सेप्शनली कॉस्टली, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, व्हाट यू डिड इज रॉन्ग। आपको व्हाट के यूजेज बताए थे, अगर वो सेंटेंस की बिगिनिंग में है तो वो व्हाट के लिए काम में आ सकता है ना। सेंटेंस की बिगिनिंग में अगर ब्लैंक है तो ऑप्शन में से आपको क्या चुन लेना है, व्हाट। व्हाट एंटेसिडेंट के बिना आता है, इसीलिए इसके पहले एंटेसिडेंट की जरूरत नहीं है। और ये अपने आप में एक रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि ये कहता है जो भी कुछ तुमने किया, व्हाट यू डिड, जो तुमने किया वो गलत है। क्या तुमने किया नहीं बोल रहा, क्या तुमने किया। अगर ये ऐसा बोलता व्हाट यू डिड, तब तक तो समझ में आ जाता ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, पर ये अभी स्टेटमेंट में रेफर कर रहा है एक पूरे क्लॉज को। व्हाट यू डिड इज रॉन्ग, जो तुमने किया वो गलत है। यहां पर देखिए सिक्स्थ स्टेटमेंट में, टेल मी व्हाट शी सेड। अब यहां पर एग्जांपल आपको किसका समझ में आता है, टेल मी, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो व्हाट क्या काम करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर लिख देते हैं हम वर्ब प्लस, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये किसका काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ऐसी चीजें अगर आप पहचान जाओगे तो आपके ऑप्शंस जो आप चूज करोगे वो बिल्कुल सटीक होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे, और यही तो हमें चाहिए। सेवेंथ स्टेटमेंट आप देखिए एक बार, दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। ये वो किताब है जो मैंने कल खरीदी थी। तो वो रिलेट कर रहा है, क्योंकि बुक क्या है, इनएनिमेट थिंग है, इसलिए हमने विच लगा दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम एग्जाम्पल दैट माई टीचर गेव इन दी टीचर प्रेजेंटेड इन हिज क्लास। ये वही सेम एग्जाम्पल है। तो आपको याद है हमने जब दैट के यूजेज पढ़े थे तो स्टार्टिंग में लिखा था ओनली, नथिंग, ऑल, नन, सेम भी हमने लिखा था। तो अगर आप देखते हो कि एंटेसिडेंट के साथ में सेम लिखा है तो आपको वहां पर क्या काम में लेना है, रिलेटिव क्लॉज के लिए दैट काम में लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट आई कैन ऑफर यू। लड़कियां हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है, मैम दिस इज द बेस्ट प्राइस, इससे कम मैं आपको नहीं दे सकता। अब अगर वो स्टेटमेंट बोलेगा तो क्या बोलेगा, दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट आई कैन ऑफर यू। द बेस्ट बोला, ये द बेस्ट क्या चीज है, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये नाउन है प्राइस। नाउन अगर अपनी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा तो क्या काम मिलेगा, दैट काम मिलेगा। चीजें मैच होती हैं, आप उनको पढ़ के देखो। हम क्या है ना, जानते हैं, यूज करते हैं, रीडिंग करते हैं, समझ लेते हैं, पर उनके यूजेज पे अगर हम ध्यान देने लगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, इनकलकेट हो जाएंगी। और अगर इन्हीं चीजों को आप फॉलो करते रहेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, ये वाला केस आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे इज द ओनली थिंग दैट आई वांट इज योर हैप्पीनेस। अगर मेरी इस कोशिश से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट। तो जो हमने दैट के सबसे पहले यूज पढ़ा था उसमें आपने लिखा था ओनली। तो अगर मैं यहाँ पर ओनली काम में लेती हूं अपने इस एंटेसिडेंट के साथ, तो आई हैव टू यूज एंटेसिडेंट के साथ में जो क्लॉज काम में लूंगी रिलेटिव, वहां पर मुझे सबऑर्डिनेटर काम में लेना पड़ेगा, दैट। Here I have presented almost 10 statements जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको who, which, that, whom, whose इनके यूजेज समझ में आ जाए। I know this is not sufficient। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर पुराने पेपर्स में जो आ गए हैं या मॉडल पेपर्स के लगाते हैं तो उन्हें प्लीज डिस्कस करते रहिए। कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज डू मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप चाहें तो मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो टेलीग्राम ग्रुप है एना फॉर इंग्लिश के नाम से उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिए, वहां पर आप चीजें आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी। और अब अभी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक पोर्शन बचा है दैट इज एडवर्बियल क्लॉज। वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज
8 यानी 8 तरह के होते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए हम एक अगला सेशन रखेंगे और वहां पर जाकर के हमारा एडवर्बियल क्लॉज फिर खत्म होगा। This is all for today. Stay tuned to your very own channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में जिसका कंटेंट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एडवर्बियल क्लॉज। Till then, bye bye, नमस्ते, stay tuned.